बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अलवी और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजरी होगी। नई उम्मीदों, नई उमंगों के साथ नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। बहुत सी तवक्कुआत थी कि आज कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, बल्कि आज से पहले हफ्ता इतवार को भी इंशाअल्लाह ये तवक्को कर रहे थे कि अमरीकी और ईरानी वफ्द आएंगे, हतमी राउंड होगा, बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो एक गैर मुतवक्की तबीयत है, शख्सियत है, उसने एक बार फिर से लगता है सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन उम्मीदें अब भी हैं, जो इंतजामात हम शहर इक़्तिदार में देख रहे हैं। बिल्कुल जी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने भी खित्ते की सिफारती फ़िज़ा में एक बार फिर से हलचल तो इसी मचाई हुई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां ईरान के साथ मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्के है। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को सख्त तंबीह देते हुए कहा है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो अमेरिका ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ साथ ही साथ इंतबाह दिया जा रहा है, तंबीह किया जा रहा है। तो अमेरिकी मीडिया ये बताता है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी कर रही है और वो मुमकिन तौर पर मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगी। लेकिन गैर मुल्की खबरसां एजेंसीज कहती हैं कि ईरानी मीडिया ये बताता है ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ नए मुज़ाकराती दौर में शिरकत का फैसला नहीं किया है। जो ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसकी तरफ से रात गए तक ये कहा गया बड़े वसूख के साथ कि ईरानी टीम नहीं आ रही। उसकी वजह विशाल ये है कि जेरेड कुशनर हों या स्टीव विटकॉफ हों, ये दोनों वो मुतनाज़ शख्सियात हैं जिनसे पहले भी मुज़ाकरात ना करने का ईरान कह चुका है। तो अमेरिका को भी ये शो करना होगा कि वो कितने संजीदा हैं, और उस संजीदगी का इजहार होगा जो उनका वफ़द पाकिस्तान आएगा। तो सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ साकिब सैयद शहर इक़्तिदार से होंगे, और हमारे जो मेहमान नगमाना हाशमी साबिक सफ़ीर और असद हसन सहाफ़ी भी हैं अमेरिका से। वहाँ पे क्या चल रहा है ये उनसे जान लेते हैं। पहले असद से आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं साकिब सैयद से। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। साकिब सैयद बताइएगा, क्योंकि दोनों फ्री कैन एक बार फिर से मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं और मंगल के रोज़ कहा जा रहा है मुमकिन तौर पर दोनों फ्री कैन के नुमाइंदगान पहुँचेंगे। क्या तैयारियाँ की जा रही हैं शहर इक़्तिदार में, और कहा यह जा रहा था कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इंतज़ाम किस तरह के हैं, आप बताइएगा। जी देखिए, जैसे कि पाकिस्तान में आज फिर से जो दूसरा मरहला मुज़ाकरात का ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो आज से जो उनकी टीमें हैं वो तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो वफूद हैं वो दो मरहले में पाकिस्तान पहुंचेंगी। तो जिसके लिए इस्लामाबाद भर में तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें जो है वो आज से जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर होंगी। और काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है इससे कबल भी और आज के दिन में जो किरदार अदा करेगा वो पूरा दुनिया ही देखेगी। अगर तैयारियों की बात करें तो इस्लामाबाद भर में जो है वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 18,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि सिक्योरिटी जो है वो 4 मरहलों में मरहला वाइज तानियात किए गए हैं। पहले मरहले में पाक फौज के दस्ते मौजूद होंगे। इसके साथ साथ दूसरे मरहले में जो है एफसी और रेंजर्स होगी, और तीसरे मरहले में जो है वो पंजाब पुलिस होगी, और आखिरी मरहले में इस्लामाबाद पुलिस की नफरी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब, पिछली बार से इस बार क्या मुख्तलिफ देख रहे हैं? इंतजामात पहले की तरह ही जिस तरह से पिछली बार किए गए थे, या उससे ज़्यादा आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है, इक़दामात दिखाई दे रहे हैं? और अगर आपके पास कोई अंदर की खबर हो दोनों वफूद के हवाले से कि उसमें कौन कौन मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है, तो वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी देखिए, पहले तो हम तैयारियों की बात करेंगे कि इससे कबल जो पहले मरहलावार जो मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी। लेकिन इस मरतबा जो है जो सिक्योरिटी है वो सेम जो पैटर्न से है जो सिक्योरिटी तैनात की गई है। चूँकि इससे कबल सिक्योरिटी की तादाद कुछ कम थी, इस मरतबा कुछ ज़्यादा है। इस मरतबा जो है चूँकि वफूद जो है वो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद नहीं पहुँची, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट में कहा था कि शाम के औकात में हमारे जो मुज़ाकराती टीम है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होगी। और इसके अलावा आपको ये बता चलूँ कि जो एडवांस टीमें हैं वो कल और आज की डेट में सुबह सवेरे ही इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। और मरहला वाइज जो है जो अमेरिकन वफद है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरान जो ईरानी मुज़ाकराती टीम है, साकिब हम गाहे बगाहे सूरत हाल जानते रहेंगे। उम्मीदें तवक्कुआत बहुत सी हैं, इंतजामात भी आप बता रहे हैं कि बड़े मौसर हैं, और पिछली बार से नफरी भी इस बार ज़्यादा तैनात की गई है, लेकिन हतमी ऐलान सामने नहीं आया। नगमाना साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं।
लास्ट वेडनेसडे थर्सडे तक हम देख रहे थे कि काफ़ी कुछ बेहतर हो रहा था, काफ़ी खुशखबरियाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की पूरी सीरीज़ थी जिसके अंदर बहुत सा खुशखबरियाँ, बहुत से सरप्राइजेस की बात हो रही थी। आबना हुर्मस को खोला गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस वक्त मौजूद रहे 3 दिन तक ईरान के, उसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू ईरान की तरफ से आबना हुर्मस को खोलने की सूरत में भी आया। लेकिन फिर हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कुछ वादा खिलाफियाँ हुई, ईरान के जहाज़ों को रोकने की बात हुई और फिर एक बार फिर से वो जो एक पॉजिटिव वाइब्स थी वो नेगेटिविटी में तब्दील होती दिखाई दी हैं। अभी बयानात काफ़ी तल्ख आ रहे हैं, लेकिन उम्मीदें बहरहाल अब भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने एक बार फिर से कह दिया कि उनका वक्त पहुंच रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक हतमी तौर पे नहीं बताया गया। ये सारी चीज़ें ठीक होते होते क्यों बिगड़ गईं? अमेरिका क्या दबाव बढ़ाने के लिए, या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऑडियंस को सोशल मीडिया पे मुतमईन करने के लिए इस तरह के तल्ख बयानात दे रहे हैं, या ये भी स्ट्रेटजी है और मुज़ाकरात सिर्फ वक्ती तौर पे इस असर को ज़ायल करने की कोशिश है? होने क्या जा रहा है, आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इन स्टेटमेंट्स को आई थिंक ओवर एनालाइज ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब भी इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मसाइल पे जो कि निस्फ सदी पे मुहित हों और इस कदर के एनिमोसिटी हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो और एक बहुत बड़ी जंग, ये कोई ऑर्डिनरी जंग नहीं है। ये ऐसी जंग है जिसमें मिलिटरीली नहीं बट अदरवाइज पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली सारी दुनिया इन्वॉल्व है। और इसमें सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान का मसला नहीं है, ये खित्ते का भी मसला है, रीजनल मसला भी है, दुनिया का मसला भी है। तो इसमें और जो पोजीशन अमेरिका की बना दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्हें इस वक्त एक केस सेविंग चाहिए, क्योंकि इस वक्त देखें वो बिल्कुल ही तन्हा खड़े हुए इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखें तो उनके अपने यहाँ कितने एहतजाज हुए, बहुत ज़्यादा स्प्लिट आ रहा है उनके अमेरिका में। इवन जो वहाँ पे जूइश पॉपुलेशन है उसके अंदर भी अब स्प्लिट आना शुरू हो गया है। क्रिश्चियंस भी अब बोलने लगे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो उनको अपनी पॉपुलैरिटी भी कम होती नजर आ रही है, महंगाई भी वहाँ बहुत बढ़ती जा रही है। तो एक तो इन बयानात की जो ऑडियंस है वो उनका अपना डोमेस्टिक फ्रंट है। दूसरा ये है कि जब भी इस किस्म के शदीद टेंशन वाले मुज़ाकरात का पहला दूसरा राउंड होता है तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ से सख्त बयानात दिए जाते हैं। ये पोस्चरिंग बिल्कुल सही कह रही है। सख्त बयानात तो हम देख रहे हैं शुरू से दिए जा रहे हैं। नगमाना साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अगर हम बात करें मुज़ाकरात की दूसरे दौर की, तो इसके अंदर हम देख रहे थे कि बयानात, अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की बात है, वो शुरू से बयानात भी देते हैं, साथ ही साथ वो जंग बंदी की बात भी करते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर आने की भी बात करते हैं। तो उनके बयानात को तो शायद अमेरिका के अंदर कोई सीरियस नहीं लेता, तो पूरी दुनिया तो वैसे भी सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। सर साहब आपकी तरफ आऊँगे। असद हसन साहब सहाफ़ी अमेरिका से मौजूद हैं, क्यों ना पहले अमेरिका का भी मौक़िफ़ ले लिया जाए कि अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। तो असद साहब, अमेरिकी अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वो अब अपना टैक्स पेयर का पैसा मज़ीद खर्च होने से रोकना चाहते हैं, और जो वोट लेकर आए थे, जो मैंडेट लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, अब उसके बरक्स वो उल्टा सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए अवाम भी काफ़ी नालां है। सूरत हाल अमेरिका के अंदर कितनी हम देख रहे हैं खराब होती जा रही है, लेकिन कितने पुरुमीद हैं अमेरिकी अवाम भी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को किस हद तक सीरियस लेते हैं? और जो एक और हम देख रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट के जर्नल का ये दावा है, वो कहते हैं अमेरिका बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरानी ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाना चाहता है और वहाँ पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? बहुत शुक्रिया आपका और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे एम्बेसडर साहबा ने कहा है, ये तो हमको एनेक्डोटल एग्जांपल्स तो देंगे नहीं। जो ताज़ा तरीन सर्वेज हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका के अंदर इस जंग की हिमायत बहुत कम है। 60% से ज़्यादा जो अमेरिकन शहरी हैं, जिसमें ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप उनका स्पोर्ट बेस में शामिल है, तो वहाँ पे काफ़ी इस जंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत या नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो हमने कंट्री वाइड बहुत बड़े मुजाहरे देखे बुनियादी तौर पे।
प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें वो कहते थे कि मैं जंगें रुकवाने वाला हूँ, और इसी बुनियाद पे उन्होंने अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी पेश किया और समझा कि मैं शायद उसका सबसे बड़ा हकदार हूँ। और कल भी उन्होंने कहा कि मैंने अब ये जो रिसेंट जंगबंदी हुई है, ठूस हुआ है लेबनान और इसराइल का, कि ये मेरे अहद में, ये इस टेन्योर में 10वीं जंग है जो मैंने बंद करवाई है। सो अमेरिकन इस वक्त जो है, बावजूद एक तो ऑफ कोर्स ये कि बहुत ब्लडशेड हो चुका, एक तो ये कि वो जानते हैं कि अभी 2 साल पहले ही, 3 साल पहले वो अफगानिस्तान से निकले हैं, और अमेरिकन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ से बड़ी तादाद में ताबूत आए, या उसकी जो इकोनॉमिक कास्ट है वो इतनी बढ़ जाए कि जो अल्टीमेटली अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर आए। अभी भी ये जो ईरान के साथ 40 दिन की जंग रही है, तो उसके नतीजे में एवरेज $1 से $1.5 मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ रेट होता है पर गैलन, वो इजाफा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा है अमेरिकन अवाम के लिए, और फिर उसके नतायज जो है वो बाकी चीज़ों के ऊपर भी होते हैं। तो इस जंग के लिए हिमायत मौजूद नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके ऊपर पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है। अच्छा, क्रिटिसिज्म के साथ साथ असद साहब, अगर 3 रोज पहले की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरमूला इस चीज़ का इजहार किया कि आई माइट बी गो टू पाकिस्तान। तो वो एक जो गुडविल जेस्चर था, वो जो पॉजिटिव बयानात थे, वो सारे नेगेटिविटी में कैसे बदल गए? उन्हें किसी ने मशवरा दिया है? सिचुएशन रूम में हमने 2 रोज़ पहले देखा कि सारे उनके किचन कैबिनेट के लोग मौजूद थे। तो ये एक मस्बत जो एक माहौल बना हुआ था, वो एकदम से मनफी में कैसे तब्दील हो गया? जब गुडविल जेस्चर ईरान ने दिखाया अपना हुर्मस को खोलते हुए, तो फिर अमेरिका ने क्यों कर सिर्फ ईरान ही के जहाज़ों को रोकने की बात की? और अभी जो दूसरा दौर हो रहा है, इसमें ये 2 शख्सियात ही इनकी आमद मुतवक्की है, या आपके पास कोई और भी खबर है कि मुमकिन तौर पे जेडी वेंस या खुद डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएं? नहीं, कल तो प्रेसिडेंट ट्रंप के रेफरेंस से ये खबरें थी, बाकायदा कंफर्मेशन हुई व्हाइट हाउस से कि जेडी वेंस जो है वाइस प्रेसिडेंट वो आएंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनकी स्ट्रेटजी जो है वो है स्टिक एंड कैरेट वाली, कि एक तरफ तो वो पूरी ऑलिव ब्रांच आपको देते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर आप मुआहदे तक पहुंचते हैं तो फिर आप लाइक किसी भी दूसरे मुल्क की तरह एक मुल्क होंगे, अक़वाम आलम का हिस्सा होंगे। दैट मीन्स कि आपके ऊपर सैंक्शंस ग्रेजुअली ख़त्म होंगी या कम होंगी, और आप अपना बिजनेस करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप अपना हॉर्मुज़ नहीं खोलते या इस तरह न्यूक्लियर डील नहीं करते, इस दफ़ा हम आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर लेके आए हैं, तो उसके बाद फिर हम आपकी पूरी सिविलाइजेशन उड़ा देंगे। हम आप दोबारा, उन्होंने कल इसको दोहराया है अपनी उस थ्रेट को, कि हम जितना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे उनके बिजली घर हैं, ब्रिजेस हैं, हम उनको बम्बार्डमेंट से उड़ा देंगे। सो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप स्टिक भी लिए खड़े हैं, कैरेट भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो ताज़ा तरीन सिचुएशन हुई है जिसमें ईरानियन शिप को वहाँ पे रोका गया है, तो अब उसके ऊपर पासदारान इनकलाब का भी सख्त जवाब आया है कि हम उसको उसी तरह रिटेलिएट करेंगे। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गैर यकीनी की तरफ लेके जाती है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी का भी ये हिस्सा रहा है कि उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हमेशा गैर यकीनी का शिकार रहती हैं। यू नेवर नो कि कब वो जो है का हिस्सा भी है, और इजराइल की शरारत भी है। नेतन्याहू भी ये नहीं चाहते कि ये जंगबंदी या दूसरे मुज़ाकरात का जो दौर है वो कामयाब हो सके। पहला भी उन्हीं की शरारत के बिना पर नाकाम हुआ, और जिस तरह से उनकी कॉल आने के बाद सारा कुछ तहस नहस हो गया, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के ऊपर थे जबकि वो मुज़ाकरात जो है नाकाम हुए। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नगमाना हाशमी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो इरना की जो सरकारी खबरसां एजेंसी है ईरान की, उसकी जानिब से जो रिपोर्ट आती है कि दूसरे दौर के अंदर ईरान शामिल नहीं होगा, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने भी तस्दीक की है। वो कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से कुछ नई तजावीज़ सामने आई हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। पेशरफ्त हुई है, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं कि अभी मुआहिदा होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें सदर पेज़ेश्कियान, वो भी ये कहते हैं कि अमेरिका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम का जो मंसूबा है उसको सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे, और हम अपने हक़ से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस तरह के बयानात ईरान की जानिब से भी आना, आप क्या समझती हैं कि ईरान क्या पाकिस्तान आएगा दूसरे मुज़ाकराती दौर के लिए, और मुमकिन तौर पर वो कौन से नई तजावीज़ हो सकती हैं जो कि अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजी गई हैं? जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा तो ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे ईरान को कन्विंस करने के लिए कि वो मुज़ाकरात में शामिल हो। और उनका जो एक इंडिकेशन आई थी, और जो कि बहुत जायज़ है, कि वो
विटकॉफ और क्रूशनर के साथ तो नहीं मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड। इसीलिए आपने देखा कि पहले आया था कि शायद ये दो आ रहे हैं, और फिर बाद में कल रात ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका था कि फिर जेडी वेंस खुद आएंगे। और ट्रम्प साहब तो इसलिए नहीं आ सकते कि ये सिक्योरिटी के और प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि प्रेसिडेंट और प्राइम और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मुल्क में मौजूद ना हो। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो तभी आएंगे जब कोई मुआहिदा ब्रेक थ्रू होगा, बिल्कुल मुआहिदा होगा। तो होने के लिए ये समझा तैयार। जाए कि इस बार भी लेकिन ये हतमी फाइनल राउंड नहीं है नगमाना साहबा। देखिए, इतना मुश्किल ये मसला है कि इसमें इसको आप हतमी राउंड मेरे लिहाज से तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें दो तीन चीजें मुतवक्के हैं। एक अच्छा। तो ये कि जो बहुत ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज हैं, शायद उन पे जो नए प्रपोजल्स दोनों तरफ से आए हैं उन पे मजीद बात हो और बात कुछ रेजोल्यूशन की तरफ जाए। और जहां तक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आई थिंक कि काफी ज्यादा चीजें शायद इस राउंड में सेटल हो जाए और एक आध और राउंड हो जिसमें चीजें फाइनलाइज हो के एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो जाए। बिकॉज आई फील कि समिट के लिए चीन जाना है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और चाइना ने भी कहा है कि जी ये आप पहले जंग बंदी सेटल डाउन करके आए। उसके बाद अच्छा, वो आपको जी। और असल दूसरी मुद्दा एक क्या लग मिनट रहा है? अगर मैं जुमला खत्म कर दूं भाई तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। जरूर जरूर जरूर। तो मैं ये समझती हूँ कि ये शायद 15 मई से पहले कोई चीजें बिल्कुल हतमी शक्ल इख्तियार कर लें, एंड आई होप पॉजिटिव हो, क्योंकि ये चेमेगोइयां हो रही हैं, बातें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब चाइना जाएंगे तो वो शायद पाकिस्तान में जाते वक्त स्टॉप ओवर करके जाएंगे ताकि डील साइन हो जाए। तो आई थिंक बाकी जहां तक ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, तो दोनों साइड्स जो हैं वो चाहती हैं कि जेस्चरिंग करती हैं और पोस्चरिंग होती है स्ट्रेंथ की। उनको भी बहुत ये खूब समझ आता है कि एट द एंड ऑफ द डे तो नेगोशिएशंस ही से मसला हल होगा। तो लेट अस होप कि ये जो अभी आप इंटरनेशनल वाटर्स में कॉन्फ्रंट्रेशन ही हो देख रहे हैं, वो सिर्फ पोस्चरिंग हो और दोपहर तक शाम तक शायद कुछ मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन जिस तरह से आपने ये बात की है, इस बात में काफ़ी वज़न दिखाई देता है कि दौरा चाइना से पहले शायद वो यहाँ पे रुकते हुए जाएं और उसी वक्त कोई बड़ा ऐलान या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या ये मुआहिदा हतमी शक्ल तय पा जाए। तो उससे पहले ही ये फिर हल्की फुल्की बयानात की हद तक या फिर एक दूसरे पे हमले की सूरत में या रास्ते रोके जाने की सूरत में ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इससे जो नुकसानात हो रहे हैं अल्टीमेटली, चाहे वो ऑयल की प्राइसेस हों या स्टॉक मार्केट्स हों या मिडिल ईस्ट के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान उनके एक्सपोर्ट बंद होने की सूरत में, उनका टूरिज़्म, उनका फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने की सूरत में हो रहा है। तो ये सारा नुकसान तब तक झेलना पड़ेगा इस खित्ते को। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि इस राउंड में अगर मेजर चीजों के ऊपर कुछ अगर कंप्लीट कंसेंसस नहीं होता तो काफी प्रोग्रेस हो सकता है। और उसमें फिर ये हो सकता है कि दोनों साइड्स को समझाया जाए कि जी आप ये जो सीज फायर की लिमिट है ये एक्सटेंड करें और बराए मेहरबानी ये इसकी वायलेशंस ना करें। इस सीज फायर की भी वायलेशंस देखिए अमेरिका ने शुरू की, ईरान ने तो नहीं शुरू की। उन्होंने ब्लॉकेट का ये शोशा बीच में छोड़ा तो सारे मामला डीरेल होने शुरू हो गए। तो आई थिंक दोनों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि इसको हतमी मुआहिदा होने तक इसको जरा सीज फायर को एक्सटेंड करें और अपना रेटोरिक लोअर करें, क्योंकि जितना रेटोरिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा थोड़ी मुश्किलात भी बढ़ती चली जाएंगी। और ये कि जो ये सीज फायर है इस पे जो कंडीशंस हैं उनको उन पे अमल किया जाए, तो आई थिंक इस किस्म का कोई आप शायद पेशरफ देखें टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। में दोनों की बका भी है
बल्कि पूरे खित्ते की बका इसी में है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सके इस सीज़ फायर को। अदरवाइज़ अगर इसी तरह से छेड़खानी जिस तरह से लेबनान के साथ की गई थी मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात के बाद, तो अगर इस तरह की छेड़खानी होती रहेगी तो फिर शायद मुज़ाकरात को सबूताज़ करने के लिए जो अनासर इस वक्त अपनी कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक सफ़ीर मौजूद, खूबसूरत तज्ज़िया। और अभी पाकिस्तान की कोशिश यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, दूसरे दौर के अंदर जेडी वेंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों, ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो और अपना किरदार अदा कर सकें। जो कोशिशें, जो काविशें पाकिस्तान कर रहा है वो भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असद हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं सदीक साजिद से जानते हैं। सदीक साजिद, बताइएगा शहर इक़्तिदार के अंदर आप किस तरह के इंतजामात और इकदाम देख रहे हैं? सिक्योरिटी बताया जा रहा था कि बढ़ा दी गई है, और जुड़वां शहरों में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? इस बार क्या मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? जी, ज़ाहिर है जो पहली मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था उस मौका पर जो सिक्योरिटी सख्त की गई थी, अभी भी वही सूरत हाल है। और इस जगह जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बिल्कुल हू का आलम है। ये जो जना एवेन्यू है बिल्कुल इसको जो है वो बंद किया गया है, क्योंकि ये रेड जोन है, इसको तोसी दे दी गई है। मज़ीद इसको बढ़ा दिया गया 1.5 किलोमीटर तक। और यहाँ पे अब इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ पाक फ़ौज भी है, रेंजर्स भी है, FC भी है और पंजाब पुलिस की नफरी भी भारी तादाद में जो है वो तैनात की गई है, क्योंकि आज शाम तक जो है वो अमरीकी वफूद की आमद हो जानी है। और उसके बाद फिर ईरानी वफूद के बारे में कहा जा रहा है कि वो कल आएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ईरान का एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। उनके बहुत से बयानात के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अमरीकी क़यादत की जानब से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो तमाम तर तैयारियों का जो सिलसिला है उसको जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। VVIP 1 जो सिक्योरिटी है दोनों वफूद को जो है वो फराहम की जाएगी। जहाँ पर पहले मुज़ाकरात हुए थे एक निजी होटल में, वहीं पर ही मुज़ाकरात का अहतमाम किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और 2 दीगर मकामात को भी अल्टरनेट के तौर पर जो है वो रखा गया है। अच्छा सिद्दीक, अमली तौर पे जुड़वां शहरों में तमाम तर सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। सरकारी दफातर हों या कारोबारी मराकज़ हों, बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हों, ये बंद हैं। और मीडिया के हवाले से भी बताएगा, पिछली बार जिस तरह जिना कन्वेंशन में उन्हें एक्सेस दी गई थी, तमाम तर इंतजामात वहाँ थे, इस बार भी वहीं पे इंतजामात हैं। और सहाफ़ी आप देख रहे हैं पहुँच चुके या पहुँच रहे हैं बग़ैर मुल्की? नहीं, अभी तक मीडिया के हवाले से तो कोई, पाकिस्तानी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अभी कोई एक्सेस नहीं है, कोई इसके हवाले से पॉलिसी गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता जो गैर मुल्की मीडिया है वो जो है एक मकामी होटल में ठहरा हुआ है और उनको जो है वो पुराने जो कार्ड्स पहले मुज़ाकरात के दौर पर दिए गए थे वही उनके पास जो है वो मौजूद होंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अभी वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने कोई वाज़ेह अहकामात जो है वो जारी नहीं किए। जहाँ तक आपने बात की है तालीमी इदारों सरकारी मुलाजमीन की, तो यहाँ पर जो पाक सेक्रेटेरिएट जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की सबसे बड़ी तादाद है और यहाँ पर जितनी वजारतें, डिवीजन, इदारे, सरकारी महकमे मौजूद हैं, इन सब के तमाम मुलाजमीन अफसरान को कहा गया कि वो वर्क फ्राम होम करें यहाँ पे, और उनको कहा गया वो अलर्ट भी रहे, उनको किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सदीक साजिद, आपसे गाहे बगाहे जानते रहेंगे सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद की, इंतजामात किस तरह के। हमारे साथ असद हसन मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं अमरीका से। असद हसन साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि कितना क्रेडिबल इदारा है अमेरिका के जिन खबरसां एजेंसियों की जानिब से आ रही हैं न्यूज़ कि ईरान जो है उसके पर अटैक करने की या उनको अपने कब्जे में लेने की अमेरिका की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरा आप कितने पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और अमेरिका से वफ्द में किस किस के आने की उम्मीद है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं आपके इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है इसकी जाने पहले आता हूँ। एक तो मैंने ये कहा कि पहले आपको मालूम है कि आपने जेराड कुश्नर का नाम लिया और स्टीव विटकॉफ का। इस पे ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो ईरान ये समझता है कि ये दोनों शख्सियात जो हैं वो अमेरिका से ज़्यादा इसराइल के ज़्यादा करीब हैं और उनके मफादात की ज़्यादा नुमाइंदगी करती हैं। ये उनका ख़्याल है। ज़ाहिर है जेराड कुश्नर तो ये कह चुके हैं कि मेरे नज़दीक पीस डील जो है वो भी एक बिज़नेस है और वो एक रिनोन्ड बिज़नेसमैन है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है। सो अब शायद इसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से बिलख़ुसूस फील्ड मार्शल साहब की तरफ से ईरान के ये तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए होंगे, ये हाइपोथेसिस है, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर ये बताया जर्नलिस्ट को कि इसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो इस्लामाबाद एक बार फिर जाएंगे। ख्याल जो ये किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे। अगर जेडी वेंस और ईरानियन डेलीगेशन के दरमियान इस बार कोई बड़ी ब्रेक थ्रू होती है तो उसके बाद ये मुमकिन है कि फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान पहुंचे
वो चीन के दौरे का इंतज़ार नहीं करेंगे, फिर वो पाकिस्तान पहुँचेंगे और वो हतमी जो अकॉर्ड होगा, उसको आप इस्लामाबाद अकॉर्ड कहें, पाकिस्तान अकॉर्ड कहें, उसके ऊपर फिर वो बज़ाते खुद दस्तखत करेंगे, क्योंकि उसका वो क्रेडिट लेना चाहेंगे, आगे चल के इलेक्शन है। एक बात, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और ख़ासतौर पे इस वक्त जो इंटेंस सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी पे मामूर होती हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली एक तरह से अपनी ये एडवाइस दे रखी है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओवरसीज कभी कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, ना वो एक जहाज में ट्रेवल कर सकते हैं, ना एक वेन्यू पे होंगे। अब ओवरसीज तो क्या, अब वो विद इन अमेरिका भी वो कोशिश होती है उनकी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक जगह पे ना। बिल्कुल, और इसी के पेश नजर इनका नतीजा क्या होगा, मुझे उसमें दीजिए 10 सेकंड में कि जी ये कामयाब हो सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में देखें 2015 के अंदर एक सक्सेसफुल मॉडल है, अगर उसी से एक कदम आगे बढ़ जाएं, जिसमें ईरान ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की कमिटमेंट दुनिया के साथ कर चुका है, आज भी करता है, तो सेटल डाउन हो जाएंगी। अब नाए हुर्मुज़ का जो दूसरा मामला है, इस वक्त तो न्यूक्लियर से भी बड़ा इशू हो चुका है और उसकी यूरेनियम से। सो अगर वो इस जंग से पहले वाली लेवल पे ईरान वापस आ जाता है, तो फिर ये चीजें सेटल डाउन हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। असद हसन साहब सहाफ़ी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे और ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, सीनियर तज़ियाकार, दिफाई तज़ियाकार। आपको वेलकम कहते हैं एयर मार्शल साहब। ये जो इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें आप कितने पुरुमीद हैं? पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को कितना पुरुमीद होना चाहिए? एक तो ये कि जो डेलीगेशन आ रहा है, अभी तक 2 नाम सामने आए, जेरेड कुशनर के और स्टीव विटकॉफ के। रात गए खबर आई जेडी वैंस की, लेकिन हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा गया। पिछली बार हमने ईरान की तरफ से जो 60-70 लोगों पे मबनी डेलीगेशन था, जिसमें माहिरीन भी थे, जिसमें अस्करी और सिफारती पूरी टीम थी, जो कि हर मामले को, चाहे वो आपने हुर्मुज़ का हो, यूरेनियम की अफजूदगी हो, या फिर उनके कोई भी और कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको सेटल डाउन करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज ये दिया गया ईरान की तरफ कि वो पूरी तरह से संजीदा हैं। आपको लगता है कि अगर ये 2 शख्सियात ही अगर आती हैं या ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते, तो हम ये समझ सकें या ये मान सकें कि अमेरिका इन मुज़ाकरात को हतमी या फैसला कुन करने जा रहा है, या जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरी ओपिनियन लेने के लिए। पहले तो मेरे ख्याल है ये बात तय हो चुकी है और इस बात को हम भी तस्लीम कर लेते हैं कि ताकत के गलबे से नहीं, बल्कि तवाज़ुन, मुकालमे और मुश्तरका ज़िम्मेदारी से ही ये बात आगे चलेगी। और ये भी बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ताकत के साथ जंग नहीं जीती जा सकती, उसकी राहें हमवार की जा सकती हैं, लेकिन जो बात होनी है वो टेबल पे ही होनी है। जितनी जल्दी इस बात को ख़ास तौर पर अमेरिका समझ ले, उसी में भलाई पूरी दुनिया की है। अब आपने बहुत अच्छी बात की तरफ पॉइंट आउट करें कि सबसे पहले तो यहीं पे एक छोटा सा गड़बड़ ये अमेरिका के जो सदर साहब हैं वो कर जाते हैं कि उन्होंने जो एक तिजारती जहाज था, बहरी जहाज था, जो ईरान से आ रहा था, उसके ऊपर ड्रोन से फायर करके उस पर कब्जा कर लिया। अब उसकी इंस्पेक्शन हो रही है और उसमें तौजीहात निकलेगी। तो ये एक कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग मैयर है। दूसरी बात, जब आप 2 बंदे ऐसे भेजते हैं जिन पे ईरान तो नहीं, बल्कि अगर आप आलमी सतह पर भी देखें तो सबको ये पता है कि वो ना तो कुछ सफारतकार हैं, ना उनका बहुत बेहतरीन कोई तजर्बा है, ना टेक्निकल तजर्बा है। तो अगर वो लोग आके इस मुज़ाकरात को आगे लेके चलेंगे तो ये वो चीज़ें हैं जिससे ईरान थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब में आ जाएगा। लेकिन अब हम ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है, इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी सियासी लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये मोजज़ा किया जिसमें इतनी बड़ी दुश्मनियां आपने टेबल पे लाके बिठा दी। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत सी चीज़ें पहले से तय हो चुकी होंगी, क्योंकि जब फील्ड मार्शल साहब ईरान में थे तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो रहे थे। सेकेंडली, अगर आप याद करें तो ये भी कल की एक स्टेटमेंट थी कि मिस्टर ट्रंप ने इजलास के दौरान या उसके आसपास में फील्ड मार्शल साहब से भी राब्ता किया। सो दैट मीन्स देयर आर थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी इन प्लेस। नाउ इट इज टुवर्ड्स द फिनिश स्टेज। नाउ उस फिनिश की तरफ लेके जाने में मेरे ख्याल में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा। अभी आपने होना तो चाहिए अरशद मलिक साहब, लेकिन अमेरिका के बयानात, सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो हैं वो अगर हम उनको देखें तो वो इशारा देते हैं कि ये मज़ीद भी जंग भड़क सकती है। वो कहते हैं अगर मुआहिदा नहीं होता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो फिर ईरान के ऊपर जिस तरह का अटैक होगा या ईरान को जिस तरह से ये सब भुगतना पड़ेगा, वो ईरान की उसमें सकत नहीं होगी। लेकिन अगर हम दोनों के बयानात को देखें,
इस वक्त ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी इरना भी ये कहती है कि अभी तक के लिए ईरान तैयार नहीं है अपने ऑफिशियल्स भेजने के लिए, मुज़ाकराती टीम भेजने के लिए। और फिर जो एक अमरीकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, वो भी ये कहते हैं कि अमरीका बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरानी टैंकर्स को उन पर कब्जा करने जा रहा है या उसकी कोशिशें कर रहा है। इस तरह के बयानात, क्या इनमें कोई सदाकत भी है? और अगर इस तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं साथ साथ, तो वाकई अमरीका सीरियस भी है मुज़ाकरात के लिए, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अमरीकी अवाम को दिखाने के लिए मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा जाता है और अंडरग्राउंड जो है साथ ही साथ अपनी तकरीबकारियाँ भी की जा रही हैं? मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो करना चाहता है। अमेरिका अब जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये नहीं कि उसकी अस्करी सलाहियत नहीं है, बल्कि उसकी जो अपनी एक साख है एज अ मेजर पावर इन दिस वर्ल्ड, और सिमिलरली अगर उसकी पॉलिटिकल साख को भी देखें, जैसे अभी असद साहब भी फरमा रहे थे कि वो उसकी पॉलिटिकल साख भी एट स्टेक है। बट उसका मसला ये है कि वो जो उनका, मैं कहना नहीं चाहता कि जो उनकी साइकोलॉजिकल अगर एनालिसिस करें ट्रंप साहब की, वो उनको माने आ जाती है। वरना देखिए, ना तो अमेरिका जंग चाहता है, ना ईरान जंग चाहता है। ईरान तो अपना दिफा कर रहा है। अमेरिका सेहूनी सोच पे और सेहूनी प्रेशर के अंदर आके एक ऐसा गलती कर चुका है जिसकी उसको पूरे मुल्क से, पूरे थिंकर से, नेटो अलायंस से, हर तरफ से कहा जा रहा है कि आपने गलती कर ली। तो अभी जो ट्वीट आई है, वो जो उनके सिक्योरिटी के एडवाइजर थे, बड़ी मजेदार की ट्वीट है। उन्होंने कहा 2-3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि मुज़ाकरात कर लें, नतीजा निकाल लें। दूसरी ऑप्शन है अगेन फुल स्केल वॉर कर लें। और तीसरी ऑप्शन है कि इज्जत के साथ निकल जाएं, जैसे कि रेगन बैरूत से निकले थे। जैसे कि हम इज्जत से तो नहीं, लेकिन फिर अफगानिस्तान से भी निकले थे। तो अल्टीमेटली अगर यही होना है तो ट्रंप साहब को ये रियलाइज करना पड़ेगा। मेरी जाती राय है कि जो आपने इशारा किया बेटा कि ईरान की लीडरशिप शायद आने को तैयार नहीं है, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप उनको कन्विंस कर लेगी, वो जरूर आएंगे और बात आगे बढ़ेगी। अब जामिन कोई नहीं हम बन सकते अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम तो दुनिया में कशीदगी को कम करना चाहते हैं, अमन लाना चाहते हैं और सही मानों में नेक नीति के साथ खित्ते को बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रंप साहब को रियलाइज करना पड़ेगा और मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे इंशाल्लाह मुज़ाकरात हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग जो मिलेगी, यकीनी तौर पे उन्हें पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में सर्वाइवल उनका शायद इस जंग को रुकवाने में। और आगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना का उनका दौरा, वहाँ पर किम जोंग उनसे भी उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो 2 बड़े तनाज़े अगर डोनाल्ड ट्रंप हल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो गुस्सा है या जो उनके इत्तेहादियों की नाराज़गी है वो दूर हो पाए। लेकिन अगर बात की जाए अरशद मलिक साहब लॉन्ग टर्म एजेंडा की, जो अल्टीमेटली ग्रेटर इजराइल का प्लान है, नेतन्याहू उसी को पूरा करने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए भी उनके लिए ज़रूरी है कि इस जंग को, इस तनाज़े को जारी रखा जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर मुआहिदा हो भी जाए तो उसकी मुद्दत कितनी होगी, वो कितना देर पा होगा? और ईरान जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर एक फातह की सूरत में इस जंग से निकलता है, इस तनाज़े से निकलता है, तो फिर उसका इस खित्ते में मुस्तकबिल में किरदार क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कोई भी बैरूनी ताकत या कोई यूनाइटेड नेशन जैसा प्लेटफॉर्म इसमें कोई जामिन नहीं बन रहा और ना बन सकता है। फिर जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो इसराइल का तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक अज़्म है, वो इस इलाकाई फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। तीसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और दुनिया को इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की या इसराइल की और सेहूनी सोच की कोई गारंटी नहीं है। और ये जो मुआहिदा है जिस पे ईरान दिल से इसको करना चाहता है, बिकॉज मसले क्या हैं? अपनाए होम्स का कंट्रोल, न्यूक्लियर या यूरेनियम एनरिचमेंट, प्रॉक्सी पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये 2 वो बड़े मौके हैं जिनके ऊपर अगर हम आपस में कॉम्प्रोमाइज करवा लें तो फिर कोई ना कोई बात बन सकती है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि जो सानवी अमूर हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता। और जो भी जंगबंदी होगी बिकॉज ऑफ इसराइल, अगर आज की आपने सुबह की खबर देखी हो तो जो इसराइल में नेतन्याहू का जो ट्रायल चल रहा था उस पर उनको दोबारा से टाइम मिल गया है। सो दैट मीन्स वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इस अपनी सोच को नहीं बदलना चाह रहा, ना वो लेबनान से निकलना चाह रहा है जो उसने कब्जा किया हुआ है। गजा पे कल फिर हमले हुए हैं और इसमें वो अमेरिका को पुश करता रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये फ्रेजाइल ही रहेगा, हर वक्त धड़का ही लगा रहेगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धड़का तो लगा रहेगा, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर गज़ा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। खित्ते के अंदर दीगर ममालिक जो हैं उनको अगर इन मुज़ाकरात में इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता कि अब खित्ते में किसी भी मुल्क पर जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी तो ये गलत होगा, क्योंकि गज़ा के अवाम अरसा दराज से पिस रहे हैं, अपने बच्चों का, बड़ों का, ख़वातीन का खून बहाया जा रहा है वहाँ पर, उन्हें भूख और अफलास में उनके ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है। तो अगर गज़ा का मामला नहीं उठाया गया, लेबनान का मामला नहीं उठाया गया, खित्ते के दीगर ममालिक का मामला नहीं उठाया गया, तो क्या ये इंसाफ होगा? बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने एक इंसानी मसले और इंसानी अलमिया की तरफ इशारा किया। देखें, बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है गजा में, अभी तक वहां पे सुकून नहीं है, अभी तक उन लोगों को न दवाई मिलती है, न खाना मिलता है, न शेल्टर मिलता है। और बर्बरियत ये देखें कि लेबनान में जब आप एक तरफ अमन की चिराग रोशन करने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सेहूनी सोच लेबनान में, मेरा ख्याल है, इफ आई मे बी रॉन्ग, अब मुझे सही फिगर याद नहीं रही, 1000 या 3000 लोग शहीद हो चुके हैं या लुकमा अजल ले चुके हैं, और उसमें मजहब की कोई बुनियाद नहीं। तो ये वो सेहूनी सोच है जिसका दुनिया को सामना करना और सामने आके करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो एटमी कुव्वत, अब कोई इस पे बात नहीं करता। ईरान के यूरेनियम को सबकी फिक्र है, बट इसराइल की यूरेनियम की किसी को फिक्र नहीं है। और क्या वो ऐसा मुल्क नहीं है जो कि अपने तवीलुल मयाद और तवीलुल मुद्दती और अपनी बाउंड्रीज फैलाए जा रहा है? लेबनान में उसने 10 मील के ऊपर कब्जा कर लिया, गजा को उसने बफर जोन बना दिया, सीरिया में अपना बफर जोन बना लिया, और वो मतलब उसके पास चीक्स हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस में आके ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पेश करता है। तो एक और बात सोचने की है और बड़ी गौर तलब है, इस्लामी मुल्कों को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम है वो किसी आलमी ताकत के महरूने मन्नत नहीं रह सकता, हमें खुद सोचना पड़ेगा। और अगर हमें सो कॉल्ड मुसलमान मुल्कों की बका का सवाल है तो हमें असल दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी और फिर अपने जो हमने दुश्मन बनाए हुए हैं उनको दोस्त बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा अशरफ मलिक साहब, आपने दुश्मनों की बात की, स्पॉयलर्स भी इसमें कार फरमा है, जिसमें सबसे बड़ा स्पॉयलर तो यकीनी तौर पे इजराइल है ही, लेकिन भारत भी बड़ा तिरमिला रहा है। भारत को भी बड़ी बेचैनी है कि ये सारा जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ या मरकज़ निगाह पूरी दुनिया का पाकिस्तान क्यों है, ये स्टेज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में क्यों सज रहा है। अभी तक तो वो बड़े दावे करते रहे और एक झूठा दोस्ती का ड्रामा भी रचाते रहे ईरान के साथ, लेकिन इस मौके पे जब ये जंग शुरू हुई, कनेसेट में मौजूद होना, मेडल पहनाया जाना, तो पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी का किरदार क्या है इस ईरान अमेरिका या इजराइल जंग के अंदर। अभी हमने देखा कि 1 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले उनके जहाज़ों को, 2 जहाज़ों को ना सिर्फ रोका गया बल्कि उस पर फायर भी खोला गया है। तो ये क्या इंडिकेशन देता है? साथ में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान ने पहले बड़ेपन का मुजाहरा किया, फील्ड मार्शल की रिक्वेस्ट पर उन्होंने आबना हुर्मुज़ को खोल दिया था, फिर अमेरिका ने गलत बयानी की, उनके जहाज़ों को रोकने की बात की, और अब हम देखें कि हौसी बागी भी कह रहे हैं कि बाबुल मंदब को भी हम रोक दिया जाएगा। तो अगर ये खुदा न खास्ता तनाज़ा बढ़ता है आबना हुर्मुज़ के साथ, बाबुल मंदब भी अगर रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर इस तरह से भारत के साथ इस तरह की रवैया ईरान का, ये सारी किस चीज़ की इंडिकेशंस हैं और ये मसाइल कितने बढ़ सकते हैं अगर कोई हल नहीं निकलता तो? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ये शक ही रहेगा जब तक सहूनी सोच रहेगी, और इस सहूनी सोच को जो तक़वियत दे रही है दुनिया में वो हिंदुआता सोच दे रही है। अभी आपने शायद कल या परसों एक और देखा होगा जिसमें ये लिखा गया कि अब हिंदुस्तान जो है वो वाहिद इसराइल का दोस्त रह गया है। बिकॉज अगर आप नेटो फोर्सेस देखें, यूरोप के कंट्रीज देखें, तो उन्होंने बरमला कहना शुरू कर दिया। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान माजी के चैलेंजेस और गलत तासुर की पेचीदगियों से निकल रहा है, ये वो वक्त है जबकि हमें जिम्मेदारी के साथ उस पूरी दहाइयों पर मौजूद और मुहित जो हमारा तजुर्बा था और जो हमने पॉलिसी लेसन्स लिए हैं उनको स्ट्रेंथन करें। और मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त से ये बात कहना चाहूँगा कि हमें अल्लाह ताला ने ये मौका तो दे दिया, अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज्जत भी दे दी। अब इस इज्जत और मौके को हमने एक्सप्लॉइट करना है, न सिर्फ मईशत को बेहतर करना है, न सिर्फ इन लोगों से फ़ायदे लेने हैं, क्यों नहीं, हमारा मफाद होना चाहिए, उसके साथ साथ हमने खारजा पॉलिसी इतनी स्ट्रेंथन करनी है कि हम दुनिया में ये बावर करा सकें कि हिंदुस्तान एक इंतहाई गैर जिम्मेदार, इंतहाई ऐसा मुल्क है जिस पे कभी रिलाई नहीं किया और कश्मीर का मुद्दा भी तो उठाया जा सकता है अर्शद साहब। एब्सोल्युटली। देखें, कश्मीर, टेररिस्ट एंड वाटर,
These should be your three priorities. You should never compromise, along with strengthening your economic gains, inshallah. इंशाल्लाह। अच्छा अर्शद मलिक साहब, ये भी थोड़ा सा बताएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान को अब काविशें सराही जा रही हैं पूरी दुनिया में, और इस जंग के दौरान तमाम अरब ममालिक ने ये भी देख लिया कि अमेरिका की छत्र छाया में उनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर वो महफूज नहीं है। अगर अड्डे इसी तरह से फ्राहम करते रहे अमेरिका को तो भी वो महफूज नहीं रहेंगे, जो कि अमेरिका के अड्डे इसीलिए रखे गए थे इन तमाम ममालिक के अंदर कि हम आपको सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। तो इस सारे तनाजुर में क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है जिसकी सदारत पाकिस्तान इंशाल्लाह करे, या फिर ये ताकत जो है वो ईरान के हाथ में भी जा सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सर पर जो सजा हुआ ताज था सुपर पावर का, उसको हटाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। बेटा आपके मुंह में घी शक्कर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी फैक्चुअल। अनफॉर्चुनेटली जब तक आप अपनी हुकूमतें बचाने के चक्कर में होंगे, जब तक आप अपनी बादशाहित बचाने के चक्कर में होंगे, तो तब आप कोई मुस्लिम ब्लॉक या कोई मुस्लिम उम्मा का ख्वाब नहीं देख सकते। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ऑल्दो फैक्चुअली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक मिथ थी, एक बहुत बड़ा तस्वुर था, गलत तस्वुर था कि जिनको आप पासबान बनाएंगे वो आपकी हिफाजत करेंगे। वो मिथ टूट गई। उन लोगों ने तो न सिर्फ इस दो बातें बनी हैं, एक तो शायद जिस पे बहुत से अरब मुल्क सोच रहे हैं कि इन्होंने हमारी हिफाजत ही नहीं की, और इन्होंने सारी हिफाजत का जो फोकस था वो इजराइल पे रखा। इसीलिए तो वो जो पैट्रियट और जो आयरन डोम और जो डेविड स्लिंग वो नहीं काम आए। जितने बड़े बड़े रेडार्स, महंगे रेडार्स थे, वो तबाह हो गए। और अभी भी खुदा ना खास्ता जैसे आपने बेटा इशारा किया, अगर ये हम जंग में आगे चले गए और अगर डोनाल्ड ट्रंप एक और अहमकाना हरकत करके ईरान के पावर स्टेशन पे हमला करने पे आ गए, तो ज्यादा नुकसान हम मुसलमानों का ही होगा, बिकॉज उनके ज्यादा टारगेट्स नहीं है, जबकि ईरान के जो पावर हाउसेज हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। दे आर वेल स्प्रेड ओवर देयर कंट्री, while in Kuwait, Bahrain, in Saudi or UAE, there are very few and very open targets and very close targets. So ये वो अहमकाना हरकत ट्रंप साहब करेंगे, खुद तो उनको कुछ नहीं हो रहा, ना इजराइल को इतना कुछ हो रहा है। असल नुकसान जो होगा, अभी बहुत सी माशाल्लाह अभी बहुत सी चीजें पॉजिटिव ये हैं कि बिल्कुल ठीक है, नुकसान मुस्लिम उम्मा का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसमें अमेरिका और इजराइल का शायद उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अभी तक मुस्लिम ममालिक तमाम जो है वो इसमें रंगेदे गए हैं या उनका नुकसान हुआ है। और अब इस अहमकाना हरकत से डोनाल्ड ट्रंप को रोकना होगा, उसके लिए इन मुज़ाकरात को कामयाबी के साथ हमकनार कराना होगा ताकि दोनों ममालिक जो है उनके दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद दिफाई तज्जिया का, और दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद थे जो अपना तज्जिया जो है वो देते रहे। आफ्ताब जहां जो है उनसे जानेंगे इस्लामाबाद की सूरत हाल, क्योंकि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर, सबकी नज़रें एक बार फिर से इस्लामाबाद पर जमी हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद अपने मेहमानों की मेज़बानी के लिए एक मरतबा फिर तैयार है। जुड़वा शहरों में भी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है, और जैसा जुनैद आप भी कह रहे थे कि भारत तिल मिला रहा है कि ये स्टेज किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में सज गया है, तो इसलिए हमें ये यकीनी बनाना होगा कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो। बिल्कुल आफ्ताब जहां बताइएगा कि कैसे इंतजाम हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में। बिल्कुल जुनैद और विशाल, ऐसे ही है। इस्लामाबाद अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक मरतबा फिर इस्तकबाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, और इस हवाले से इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और ये तमाम तर तैयारियाँ हम गुज़िश्ता रोज़ से देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम में चलने वाली जो मेट्रो बस सर्विस है, उसके अलावा जो ऑरेंज बस है, ग्रीन बस है, ब्लू बस सर्विस है, उन तमाम को पहले मुअत्तल किया गया, और उसके बाद तमाम किस्म के ट्रांसपोर्ट जिसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है या गुड ट्रांसपोर्ट है, उन तमाम को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किया गया। यानी जो DC इस्लामाबाद है और DC रावलपिंडी की जानिब से जो ट्वीट के ज़रिए बताया गया, उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ताहुक्म सानी तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगी, और इसके साथ साथ मॉल्स और दिगर जो इलाके हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। रावलपिंडी के अंदर हमें ये देखने में आ रहा था कि तमाम जो सड़कें हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसी तरीके से इस्लामाबाद के लिए भी एक ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया, जिसमें डाइवर्जन्स जो रोड हैं उनके हवाले से भी बताया गया, और साथ साथ जो एक्सटेंडेड जो रेड जोन है
उस तक तमाम जो गाड़ियां हैं उनको अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ से ही हम ये देख रहे हैं, संडे के दिन से, कि एक्सटेंडेड रेड जोन जो है, जो कि पिम्स तक होता है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। किसी भी किस्म की गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, क्योंकि ये जो डी चौक और इसके अतराफ़ में शहर दस्तूर, जहाँ पे पहली दफ़ा भी हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स जो पहला दौर हुआ था तो शहर दस्तूर में ही कायम एक होटल में हुआ था, तो इसी वजह से इस दफ़ा भी मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी को बंद किया गया है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, तमाम जो इदारे हैं उनको भी ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि इस्लामाबाद ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर है उसमें अपने तमाम मेहमानों को, क्योंकि वफद का आना, उसका सिलसिला जो है वो जारी है, तो उन तमाम को वेलकम भी कर सके। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो इंतजामात है वो भी किए गए हैं। और इस वक्त क्योंकि आपको बहुत पता शुक्रिया है कि आफ्ताब, जहां आप हमारे साथ मौजूद थी और आ रही थी जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी इंतजामात किस तरह के रखे गए हैं, और इस बार जो है वो तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसको भी बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर मुहैया की जा सके। जी हाँ, और यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ भी C-17 जो अमरीकी तैयारा था, जो पेशगी इक़दामात के लिए अमरीकी एक डेलीगेशन पहुंच चुका है, ईरान की तरफ से इरना जो उनकी सरकारी खबरसानी एजेंसी है अभी तक गो हेड नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं पहुँच रहा। जो भी पेश रफ्ता है उससे आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। और अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी राजा रेहान से, जिन्होंने यूरोप में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। राजा रेहान ने जर्मनी की नुमाइंदगी करते हुए पोलैंड में मुनक़िदा 12वें सेंट्रल पोलैंड ओपन 2026 में सीनियर्स यानी कि 60 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया जनाब। और इस टूर्नामेंट में 81 टीमों के तकरीबन 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, बहुत ही सख्त मुकाबला था और इस मुकाबले में किस तरह से कामयाबी हासिल की है, हमारे साथ मौजूद हैं राजा रेहान, कराटे चैंपियन हैं, और उनकी मिसेस भी मौजूद हैं गुनिया भूमा, जो कोच भी हैं। तो हम जानेंगे कि ये सफ़र किस तरह से उन्होंने कामयाबी से हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं राजा रेहान। राजा रेहान, पहले तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद, और फिर ये बताइएगा कि 81 टीमें 900 खिलाड़ियों में से आपने सिल्वर मेडल जीता है, किस तरह से मुमकिन हुआ? इसलिए कि आपकी कोच आपकी अपनी ही बीवी गुनिया भूमा है, ये वजह बन गई? क्योंकि बीवी से अच्छा उस्ताद कोई नहीं होता, ये सुना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक न्यूज़ की पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमेशा से वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं और हम जैसे नौजवान हैं उनको मौका देते हैं बोलने का। और क्योंकि हम कल रात को काफ़ी लेट आए, इसलिए मेरी जो मिसेस और मेरी कोच हैं उनको मैंने रेस्ट का मौका दिया और मैं खुद ही सामने आया और आपसे बात करूँ। बहुत ही मुश्किल सफ़र था इस बार, क्योंकि मैं लास्ट 1 मंथ से काफ़ी सीख रहा हूँ और उस वजह से मेरी वीकनेस काफ़ी हो गई थी और मैंने वेट काफ़ी लूज़ कर दिया था। -60 में मैं खेलता हूँ और इस वक्त मेरा वेट 54 तक पहुँच गया था। तो लास्ट टाइम मेरा वेट 58 था, बट कम बैक था और मुश्किल था सफ़र, बट अल्लाह ताला का बड़ा करम है जिसकी वजह से मैं आज अगेन विन करके आपके सामने बैठा। अच्छा, ये भी बताइएगा रेहान कि सेमीफाइनल में अज़रबैजान के खिलाड़ी को आपने शिकस्त दी, फिर फाइनल में पोलैंड का मुकाबला, ये दोनों मुकाबले कितने टफ थे? देखें, जब आप इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में जाते हैं उधर हर एक इवेंट टफ होता है। अज़रबैजान और ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं इसमें कराटे बहुत हाई लेवल पे है और अज़रबैजान के साथ मेरा बहुत ही टफ कंपटीशन हुआ। वो इस तरह हुआ कि वो लड़का बहुत अच्छा था, वो कराटे सीरीज़ ए और बड़े लेवल पे खेल चुका था। इवन कि मेरा भी बड़े टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है, बट उसकी जो सी परफॉर्मेंस थी प्रीवियस, उसको मद्देनज़र रखते हुए उससे मैं भी थोड़ा सा ना बच के खेल रहा था। अच्छा, लास्ट सेकंड में भी हमारी जो गेम थी वो लेवल थी, ना उसने पॉइंट लिया ना मैंने पॉइंट लिया। और मेरी जो मिसेस मेरी कोच थी उसने मुझे एक बात बोली थी, अगर आप पॉइंट नहीं ले सकते ना तो आपने जो ओपोनेंट है उसको पॉइंट नहीं लेने देना, उसको तंग करना, क्योंकि जब वो तंग वो गलती करेगा। अच्छा, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होती है रेहान? अगर आप ना ले पा रहे हो पॉइंट और दूसरे को आपने रोके रखना है तो फिर क्या ब्लॉक किया जाता है? स्ट्रेटजी क्या होती है ताकि हमारे बच्चे भी सीख सकें इससे? जी, बेसिकली देखें, अगर आप बचेंगे ना
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप ब्लॉक करते हैं तो रेफरीज पैनल पे डिपेंड करता है, कभी कभी वो पॉइंट भी दे देते हैं। तो इसलिए मुझे जो मेरी कोच की तरफ से गाइडेंस थी वो ये थी कि अगर वो एक स्टेप आगे आता है तो आपने 2 स्टेप पीछे जाना है, और आपने अटैक तब करना है जब उसका अटैक बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब बिल्कुल वो बेबस हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बुनिया जो आपको सिखाती हैं, ये आप अपनी ज़िंदगी में भी इस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, मेरे से ये एज में छोटी हैं, बट मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और हमारी एक जो फाइट है ना, हमारी जो एक फाइट है वो डिस्कशन पे चलती है, और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि जब इनकी तरफ से राय आती है और मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। जैसे इवन कि जब मेरी फाइट रोकी जाती है तो मैं बिल्कुल इनकी तरफ देखता हूँ, इनके माइंड में जो चल रहा होता है मुझे पता है वो मुझे करामत। ये आपने खेल में तो बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन इरशाल आपसे कुछ और निकलवाना चाह रही हैं। पर्सनल लाइफ में भी आपने कुछ सीखा है? यही स्ट्रेटजी होती है जब वो अटैक करती हैं कि तो जब फिर वो आप पर पीछे अटैक जाते करती हैं तो 2 कदम पीछे हो जाते हैं या फिर मुकाबला करते हैं? मेरे ख्याल से ना कि अगर आपने कामयाबी की जो सक्सेस की जो स्टोरी हमारी स्टार्ट किया, वो हमेशा इंसान को या तो अपनी गलती पे पीछे हट जाना चाहिए, या जहाँ पे आपको पता है कि आपको सक्सेस मिलेगी और जहाँ पे आपकी जो आपसे बात करने वाला है उसकी वैल्यू है उस बात की, तो आपको मुझे लगता है कि उस पर बात पर अमल करना। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में उसको रनमुरीद कह दिया जाता है। बिल्कुल कह दिया जाता है, लेकिन ये आप मानते हैं हमने आपसे सीखा है और आप ही से हमें ये समझ आई है कि बीवी एक अच्छी उस्ताद हो सकती है। देखिए, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज अ वुमन। वो मैं बहुत लगती हूँ, मेरे पीछे ना कि सिर्फ मेरी वालदा को अल्लाह जन्नत बख्शे, 2023 में उनकी डेथ हुई, तो पहले वालदा, फिर मेरी सिस्टर्स, और अब मेरी वाइफ, और अब फ्यूचर में मेरी बेटी जो मेरी बहुत लकी है, क्योंकि वो 1 साल की, और माशाल्लाह से ये मेरा दूसरा बड़ा इवेंट है जो मैंने किया। अच्छा, आगे के प्लान्स क्या हैं रेहान? फ्यूचर प्लान्स क्या? अगला कौन सा बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके लिए कैसी तैयारी है आपकी? मैं लास्ट आपको जस्ट बता चुका हूँ, मैं बहुत सीख रहा हूँ, और अभी मेरे नेक्स्ट 3 जो वीकेंड्स हैं उन पे 3 कंपटीशन है, एक चेक रिपब्लिक में और 2 इनसाइड जर्मनी है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुफ से ये बताना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही जल्द एक किताब शाया हो रही है, और उसके राइटर कमर ज़मान साहब हैं, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है, जो मेरी सिटी से एग्ज़ाम करते हैं, और बहुत जल्द आप इस पे बहुत कुछ देखेंगे मेरी स्टोरी पे। ज़बरदस्त। तो आपकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, सफ़र कैसे उसका आगाज़ हुआ, ये सब हमें वहाँ से देखने को मिलेगा, उस किताब से हम पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद आपकी कामयाबी के लिए एक बार फिर से। बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। इसी तरह से कामयाबी के झंडे गाड़ते रहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर भी। और वैसे भी बहुत शुक्रिया, राजा रेहान हमारे साथ मौजूद थे, कराटे चैम्पियन। और हमारी बहुत सारी दुआएँ होती हैं ऐसे सितारों के लिए जो कि अपने तय कोशिश करते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम, अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं। हमारे बच्चों के लिए माशाल्लाह राह भी होते हैं, हमारे बच्चे बहुत कुछ ऐसे सितारों से सीखते भी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पे बात होगी हमारे साथ। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार है, दिलचस्प है। आज की तेज़ रफ्तार और ख़ुद नुमाई से भरपूर जो दुनिया है उसमें एक ऐसी नफसियाती कैफियत खामोशी से फैल रही है जिसे हम आम ज़बान में ख़ुद पसंदी या नरगसियत कहते हैं। ये महज खुद एतमादी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रवैया है जहाँ इंसान अपनी ज़ात को हद से ज़्यादा अहमियत देता है, दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज कर देता है, जिसे नार्सिस्ट भी कहते हैं। जो नार्सिस्ट लोग जो होते हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, अपने आप को ही सिर्फ मैं में जीते हैं, मैं को जिंदा रखे हुए होते हैं, चाहे साइड वाले इर्द गिर्द वाले सब मर जाएं, तबाह बर्बाद। जो एक बना हुआ है ना मुहावरा भी, आग लगे बस्ती में फलां अपनी आग लगे बस्ती में फलां अपनी मस्ती में, वो इन्हीं लोगों के ऊपर बड़ा फिट बैठता है। इन लोगों को हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, इनमें क्या खुसूसियात होती हैं, इसके पीछे, इस शख्सियत के पीछे, इस आदत के पीछे वजह क्या है, और क्या इनके अंदर सुधार मुमकिन है। इन्हें भी आम इंसान की तरह, या जो हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो, तो ये एलिमेंट क्या इन लोगों में जगाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। मौजूद दिलचस्प है, लेकिन हमारे और ख़तरनाक भी है, लेकिन इसकी जो टर्म यूज़ हो रही है नरगिसियत, ये तो उमूमी तौर पर इसको सुन के आता है कि किसी खातून के बारे में, ख़वातीन के बारे में बात हो रही है, लेकिन उमूमी तौर पे तो खुद पसंदी मर्दों में भी होती है। आप असल में नरगिस से शहर से नहीं निकल पाते। नरगिस के शहर, आप नरगिस के शहर से निकलें तो आपको पता चले कि इसका मतलब है सेल्फ सेंटर्डनेस। वो आदमी जो अपनी ज़ात में मगन,
अपने अलावा किसी का नहीं सोचता। अच्छा, इसकी बल्कि थोड़ा सा आगे चलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये सेल्फ लव है। ये सेल्फ लव भी नहीं है। अच्छा, उससे भी बढ़ के है। सेल्फ लव तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको अपनी ज़ात पसंद होनी चाहिए, खूबियों खामियों समेत खुद को कबूल करें और खुद को बेहतर करें। ये जो नरगिसियत पसंद शख्स है ये खुद से मोहब्बत नहीं करता, ये अपनी तस्वीर से मोहब्बत करता है। ओहो, ये क्या बात हुई? देखिए, जो खुद से मोहब्बत करेगा, आपको आपके बच्चे हैं, आप बच्चों से मोहब्बत करती हैं, आप उन्हें परवान चढ़ाती हैं, उनकी गलतियां दूर करती हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करती हैं क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करती हैं। ये आदमी जो है ये खुद से अगर मोहब्बत करता हो तो अपनी बुरी आदत को भी ख़त्म करे, अपने रवैयों को ठीक करे, अपने आप को परवान चढ़ाए, मगर ये खुद पर काम नहीं करता। ये अपनी तस्वीर से मोहब्बत करता है, तस्वीर को फिल्टर लगा के देखता है। अच्छा, कमाल है। तो ये तो शैतानी सिफ्त है। जब आप आईने में अपने आप को बार बार देखते हैं, वो कहते हैं कि आपका दिल पत्थर का हो जाता है या दिल आपका सख्त हो जाता है। ये तो खैर मुझे नहीं पता, मतलब ये मैंने नहीं पढ़ा, मे भी हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इनकी नार्सिसिस्ट पीपल या नरगिसियत पसंदों की क्वालिटी बता रहा हूँ। आप कई बच्चियों को देखेंगे कि आजकल वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। पहले तो एक रवैया था, अब ये बीमारी है। आप अपने घरों में देखेंगे जिनके बच्चे के बच्चियां बहुत ज़्यादा टाइम आईने के सामने स्पेंड करते हैं, वो या इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं या इसके इम्कानात उनमें बढ़ते चले जा रहे हैं। हर वक्त शीशे के सामने फिर यूँ कर लिया और जो कुछ वो कर रहे होते हैं कि उन्हें अपनी ज़ात के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा होता। और ये रवैया जब और ख़तरनाक होता है फिर ये नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। नरगिसियत पसंद खुद को पसंद करता है, अपनी ज़ात में गुम रहता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। इससे अगला स्टेप है जिसका आपने जिक्र किया था, नार्सिसिस्ट। अब ये खुद को बेहतर कर नहीं सकता लेकिन दूसरों से बेहतर नजर आना चाहता है, उसके लिए ये दूसरों को कुचलना शुरू कर देता है। यानी खुद को बड़ा कर नहीं सकता तो दूसरों को छोटा करता चला जाता है। ये पर्सनैलिटी क्रशर्स होते हैं जो दूसरों को परवान नहीं चढ़ने देते, पनपने नहीं देते। आपके घरों में नहीं, आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं। जब आप ग्रो करने लगते हैं ये आपको कुचलने, आपकी टांग खींच लेते हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक में हम आपसे पूछ रहे थे कि ये नरगिस के फूल से कितनी इसकी मुशाबत क्यों है, और इसको उर्दू में अगर टर्म, हाँ, वो नरगिसियत उसी से निकला है। वो ऐसे है ना कि नरगिस के फूल के बारे में अक्सर ऐसा है कि वो अपनी तरफ ही झुका रहता है। अच्छा। उसका तमाम तर झुकाव, तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ होती है। तो जो नरगिसियत पसंद लोग हैं उसी नरगिस के फूल की तरह उनकी तवज्जो भी अपने ऊपर ही रहती है, अपनी तरफ ही उनका झुकाव रहता है, वो आसपास किसी और तरफ देखने से काफी। अच्छा, बड़ी थिन सी लाइन लगती है इसके अंदर, नरगिसियत पसंदी के अंदर, खुद पसंदी के अंदर और खुद एतमादी के अंदर। तो वो उस लाइन के हवाले से देखिए, नरगिसियत पसंद में, नार्सिसिस्ट में भी हमने वैसे फर्क बयान किया। इसी तरीके से खुद एतमादी अपने स्किल्स के ऊपर एतमाद है। जिसके ऊपर स्किल्स के ऊपर एतमाद होगा, अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद होगा, अपनी शख्सियत पे ऊपर एतमाद होगा, वो किसी वजह से होगा। मैंने कुछ किया हुआ है, आई एम क्लियर इन माई हैंड्स, और मैं वो चीज़ दोबारा भी कर सकता हूँ, ये है एतमाद। और नरगिसियत पसंद जो है वो स्किल्स के बगैर ही अपने आप में गुम रहते हैं कि सबसे अच्छा इस कायनात में मैं ही हूँ। अगर उनसे कोई बुरा हो जाए तो इसका मतलब है कायनात की तमाम ताकतों ने उनके खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है, किस्मत उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है, कुदरत ने उनसे पंगा ले लिया है। वो इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं। दुनिया की हर अच्छी चीज़ पर, आसाइश पर, अच्छे लोगों पर, प्रिविलेजेस के ऊपर वो अपना हक समझते हैं और किसी दूसरे को हक देना अपनी तौहीन समझते हैं। बड़ी खतरनाक किस्म के लोग हैं ये। बहुत ज़्यादा। ये आगाज़ तो सिर्फ खुद पसंदी से होता है, फिर ये नरगिसियत के अपने अलावा कोई और पसंद नहीं आ रहा होता, फिर नार्सिसिस्ट कि अपने आप को बरतर दिखाने के लिए, जताने के लिए दूसरों को कुचलना शुरू कर देते हैं। ये वो बीमारी है जिसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हम कह सकते हैं। तो ये जन्म कैसे लेती है डॉक्टर साहब? क्या ये इनबिल्ट होती है, बाय बर्थ होती है, या आपकी कंपनी इसके वजह बनती है? क्या एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, जो चीज़ें भी हमारे अंदर बाई बर्थ होती हैं, कुछ लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये भी तो होते हैं ना। अच्छा, वो छोटी सी उसमें एक पार्ट प्ले कर सकते हैं वो इन बर्थ चीज़ें जो हैं। बाकी तमाम चीज़ें आपको सोसाइटी से मिलती हैं या आप खुद रवैयों से सीखते हैं, अपने रवैयों से, लोगों के रवैयों से और आसपास के रवैयों से भी। तो ये कम्बिनेशन होता है इन चीज़ों का। अच्छा, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, इसी तरह से आपकी सोसाइटी जो है, आपका माहौल जो है वो आप पर असरअंदाज होता है। वो सोहबत भी, जिसे हम कहते हैं अच्छी और बुरी सोहबत भी आप पर असरअंदाज होती है। तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए भी क्या हमें सोहबत बदलनी होगी, हमें इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बदलना होगा, या फिर हमें ख़ुद से पता होता है क्योंकि आपकी गलतियाँ, आपके एहसास, जज्बात आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, या आप अपने आप को कितना पसंद कर रहे हैं, आप किस हद तक नार्सिसिस्ट होते जा रहे हैं या खुद पसंदी में पड़ रहे हैं, हमें ख़ुद को भी पता
होता है तो हम खुद ही अपनी इस्लाह कर सकते हैं, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जैसा मर्जी हो, सोहबत जैसी मर्जी हो, हम खुद पर काम सिर्फ करना शुरू कर दें तो ठीक हो सकते हैं। देखिए जो खुद पसंद लोग हैं उनके नज़दीक तो वही परफेक्ट है ना, वो खुद पर काम क्यों करेंगे? अगर वो खुद को बदलना चाहें तो वो खुद पसंद तो ना होवे, वो तो बड़े अच्छे लोग हुए। वो नरगिसियत पसंद तो ना होवे। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने अंदर प्रॉब्लम देख नहीं पाते, उन्हें नजर ही नहीं उन्हें नजर नहीं आती। उन्हें आईना जो है सिर्फ बेहतरीन फिल्टर वाला मिला हुआ है। अगली चीज़ कि उन्हें बदला कैसे गया, जैसा कि आपने कहा, देखिए अगर आपके घर में चोर या डाकू आ जाएं, अगर तो आप आरिफ सिद्दीकी हैं, आप ट्रेंड हैं, आपके पास असलहा है, आपने प्रोफेशनल फाइटिंग सीखी हुई है, देन यू शुड फाइट। अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आप माल के साथ साथ जान भी ना गंवा बैठे। आपको इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि मुझे फैसला अपने स्किल्स और सिचुएशन के मुताबिक करना चाहिए। जिस तरह डाकू खतरनाक है, इसी तरह ये नार्सिसिस्ट टाइप अफराद भी इंतहाई खतरनाक है। अगर आप इनसे उलझते हैं तो इन्हें और ज़्यादा बहाना मिलता है, वो दुश्मन बन जाएंगे, आपको कुचलने का, क्रश करने का और बहाना मिल जाएगा। अगर तो आप प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, आपको इन चीज़ों का इल्म है, तो आप उनके साथ मैच लगा सकते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन आम लोग जो ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए बेहतरीन तजवीज़ यही है कि आप इनसे थोड़ा सा फासला, रास्ता बदल लें, इन्हें अवॉइड करें। लेकिन अगर कोई आपकी लाइफ पार्टनर बन जाए ऐसा शख्सियत, या आपकी फैमिली में कहा कि अगर तो आप फैसला करें फिर तो आप फैसला करें कि आप इनके साथ सींग फंसा सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, वरना अपना नुकसान करेंगे। और जैसा आपने लाइफ पार्टनर की बात की, तो मैं इनके हवाले से एक और बात, इस रिश्ते के हवाले से, या खाली लाइफ पार्टनर ना भी हो, जिन्होंने लाइफ पार्टनर बनाने के धोखे और झांसे दिए होते हैं, अगर उनकी भी बात कर लें, ऑफिस में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं। ये लोग अटेंशन, तवज्जो इन्वेस्ट करते हैं लोगों के ऊपर और उसके नतीजे में कंट्रोल लेते हैं। गिव एंड टेक है ना, ये गिव एंड टेक है। अगर कभी आपको ऐसे लोगों की जानिब से तवज्जो मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, वाह वाह, एक्चुअली वो इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा करना चाह रहे हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा करने के बाद आपकी खुशी का, मूड का, तबीयत का, फैसलों का टोटल कंट्रोल उनके पास, क्योंकि जैसे ही आपने उनकी बात ना मानी, उन्होंने फासला क्रिएट कर लेना है, मुंह बिगाड़ लेना है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम आगे से इतनी सी बात नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जैसा पार्टनर की बात हो रही है, कुछ लोग मियाँ है तो बीवी को, बीवी है तो मियाँ को, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। माहिर नफ्सियात से भी हमारी बात होती है तो वो भी ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं कि शौहर बीवी को ताने देता रहता है कि तुम में ये खराबी, ये खामी, तुम खाना अच्छा नहीं पकाती, तुम आटा गूंदते वक्त हिलती बहुत हो, हाँ। और तुम्हारी आवाज़ ये ऐसी है, तुम चलती ऐसे हो, बहुत सारे नकाइस निकालते हैं। इस तरह बीवियाँ भी जो है वो भी बहुत सारे नकाइस जो वो मर्द हजरात में निकालती हैं कि मर्द जो है वो हमें उतना वक्त नहीं देते हैं, या अच्छे किरदार के नहीं हैं, या बाहर इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मसाइल जो है वो उनको नज़र आते हैं अपने शौहरों में। क्या इनको भी नार्सिसिस्टिक कहा जा सकता है? ये नार्सिसिस्ट होते हैं, ख़ुद पसंद होते हैं, इनको अपने सामने भी, क्योंकि बीवी या शौहर जो है वो भी दूसरे के लिए मुश्किलात तो बनता ही बनता है, पैदा करता ही है, लेकिन जहनी तौर पर भी उसको बिल्कुल मफलूज कर देता है, इस तरह की बातें कर करके, गुफ्तगू कर करके। इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए? ये एक हम इसे टर्म इस्तेमाल करते हैं गैस लाइटिंग, एक है विक्टिम प्लेइंग, एक है ब्लेम शिफ्टिंग। आप हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे पर डाल देते हैं। मसलन बेगम से रोटी जल गई तो आप कैसा आटा लेके आए हैं? मतलब है कि आपको आटा लाना ही नहीं आता, मैं तवे पे रोटी रखती हूँ और वो जल जाती है। बीवी की आपने पहले मिसाल दे दी कि आटा गूंदते हुए तुम हिलती क्यों हो, इस बात के ऊपर लड़ाई हो रही है, वजह कुछ और है, लड़ाई की वजह कोई और निकालनी है। गैस लाइटिंग, दूसरों के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ करना कि उन्हें अपनी हकीकत के ऊपर ही शक होने लग जाए कि मैं ठीक हूँ भी नहीं, मैं क्वालिफाइड हूँ कि भी नहीं, मैं इसकी अहल हूँ कि भी नहीं। और अक्सर बीवियों का एक पेट फिक्रा है, 99.99% बीवियाँ, ये मेरे जैसी सादा बीवी आपको मिली है, कोई और होती तो लग पता जाता, ये मैं ही हूँ जो आपके साथ गुजारा कर रही हूँ। ये आपने भी बोला है, आपको पता है। नहीं, मैं बिल्कुल जुमलों पर यकीन नहीं रखती हूँ। ये अच्छा तरीका था, शायद आप उगलवा सके, लेकिन इतना आसान नहीं। डॉक्टर साहब, मैं इतनी अच्छी बीवी ना बनने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हर इंसान जो है ना फरिश्ता नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां भी मौजूद हैं, अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। और अच्छी बात यही है कि लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को साथ लेकर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने बाई चॉइस ये फैसला किया है। वो किसी ने पूछा कि अमेरिका तुम्हारा क्या लगता है, उसने कहा भाई, उसने कहा दोस्त नहीं है, कहता है वो मर्जी से बनाए जाते हैं। तो इसी तरह जो लाइफ पार्टनर का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है, ये मर्जी से बनाया जाता है। आप उसे उसकी खूबियों और खामियों समेत सेलेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की है। तो ये जो बारीक सी लाइन है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए डॉक्टर साहब कि खुद पसंदी नहीं है, ये नरगिसियत है और इससे हमें बचना है? वो कौन सी एलिमेंट्स हैं जिससे निशानदेही की जा सकती है? अगर कोई फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला किसी के दिल में हिदायत डाल दे और वो अपनी इस्लाह करना चाहे। देखें, हम सबको पहले अपने ऊपर नज़र डालनी चाहिए कि क्या हमें अपने अलावा भी कोई नज़र आता है। अब
जो खुद पसंद लोग हैं वो कहेंगे देखो मैं हूँ तो इस बच्चे का ख्याल करता हूँ, देखो मैं अपनी बीवी को शॉपिंग करवा के लाया हूँ, देखो मैं ना होता तो ऐसी ज़िंदगी कैसे जी सकते, मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, इनके लिए काम करता हूँ। अब वो अपनी हर चीज़ को एहसान बनाकर पेश कर रहे हैं। वो कह तो ये रहा है, हालांकि वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी है। आपने एक रिश्ते में खुद आने का फैसला किया, उसके एवज आपको सुकून मिल रहा है, बहुत चीज़ें मिल रही हैं, आपके घर की लुक आफ्टर हो रही है। उसने इसे भी एक ऐसा एहसान बना दिया कि उसमें भी उसे अपने अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर बिजनेस पार्टनर्स की बात करें, ऑफिस की बात करें कि मैं आपकी इतनी मदद करता हूँ, मैं ना होता तो आप कहाँ होती, उसे फिर अपने अलावा नज़र नहीं आ रहा। तारीफ़ तो कर रहे हैं, अच्छा माशाल्लाह आज आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है, मैंने स्क्रिप्ट पे मेहनत की थी और आपने अच्छा किया, मैं ना होता तो अब कैसे करते। यस, आपने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया। तो आप सबसे पहले ये देखें कि क्या आपको अपने अलावा दूसरों की मेहनत, उनकी एफर्ट्स, उनका मकाम नज़र आता है कि नहीं आता। अगर तो नज़र आता है तो वेल एंड गुड। अगर आप हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं, एक और इनकी निशानी होती है, ये ज़रा सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज़रा सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूसरों की तारीफ़ नहीं कर सकते। अगर आप इनके सामने किसी दूसरे की तारीफ़ कर दें ना, इनके तन बदन में आग लग, मूड खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। यार मेरे होते हुए इस बंदे को कोई और नज़र कैसे आ सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप इनके ऊपर ज़रा सी तनकीद कर दें, किसी चीज़ की इस्लाह करने की कोशिश करें, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह, तो इनका टेम्पर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये एक और निशानी है इस चीज़ की कि ये लोग अपनी ज़ात के हिसाब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम आसपास खुद अपना तज्जिया कर सकते हैं, मगर तज्जिया करने के लिए अनबायस्ड होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। अच्छा, एक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर तो आप इनके साथ सीन फंसा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर मौजूद है कि आप एक बहस मुबाहिसे में पढ़ सकते हैं और इन लोगों को सुधारने का बीड़ा उठा सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज फिर इनको अवॉइड करें। अब अवॉइड करने का तरीक़ाकार क्या होगा? अगर डायरेक्टली आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं ज़िंदगी के मामलात में या फिर अपने ऑफिशियल मामलात में, तो फिर सीन भी नहीं है आपके पास कि आप उनके साथ फंसा सकें, बहस मुबाहिसे में भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर अवॉइड कैसे करना? जिस तरह आपने अगर ऑफिस की बात की तो आपका इमीडिएट बॉस हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, जिनके साथ मुसलसल काम करना है, सींग भी नहीं फंसा सकते। घर में कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब उसके साथ दो तीन चीज़ें हैं, एक तो उनके साथ टाइम को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, दूसरा गैर ज़रूरी बहस ये सोच के ना की जाए कि ये नफ्सियाती मरीज़ है। जब कोई आदमी नफ्सियाती मरीज़ हो तो आप उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं करते, आपको पता है कि चाचा पागल है। तो आपको समझना चाहिए कि वो बंदा एक ऐसे आर्जे में मुब्तला है। देखिए एक वक्त था ताउन की बीमारी नाकाबिल इलाज थी, तो ताउन के मरीज़ घर में भी होते थे। बीमारी जो है तो उन्हें एक लंबी से बांस के ऊपर खाना बांध के लोग उस वक्त पकड़ाते थे कि वहाँ से जरासीम ट्रांसफ़र ना हो जाए। जब कोरोना का टाइम आया, पैंडेमिक में उसे कहता था, तो जो भी था वो, तो उस वक्त भी लोगों ने सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया कि ये बीमारी दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो जाए। जिस तरीके से ताउन एक बीमारी थी या कोई और मुतअद्दी बीमारी है, इसी तरीके से ये नरगसियत भी एक बीमारी है जो आपकी शख्सियत को तबाह कर सकती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों में आप दूर रहते हैं, किसी आदमी को स्किन की एलर्जी हो तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि ये मुझ पर भी आ जाएगी, तो उसे ऐसा ही एक बीमार समझें और अपने आप को बचाएं। ओके, बड़ा ही खूबसूरत तरीक़ाकार आपने बता दिया है। और अगर इसकी हम थोड़ी सी कनेक्शन को मिलाने की कोशिश करें आजकल के बच्चे जो हैं जेन जी के साथ, तो जेन जी भी अपने आप को अक्ले कुल मानती है। ये वो बच्चे हैं जो कि सारे के सारे, यानी कोई एक आधा बच्चा इनमें से पूरी जेन जी के बारे में सारी की सारी जनरेशन आपके खिलाफ हो जाएगी। क्यों आप अच्छा, वो सारे अपने आप अक्ले कुल मानते हैं, क्योंकि मेरे अपने घर में भी जेन जी भी मौजूद हैं, जेन अल्फा भी मौजूद है, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा इसलिए भी है। तो क्या ये नरगसियत पसंदी, इसको भी उसके साथ लिंक किया जा सकता है, या फिर इस जनरेशन की डेवलपमेंट इस तरह से हुई है, ये ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जिसमें खुद पसंदी ही बेहतरीन तरीका है दूसरों को? इस टूल ने इन लोगों को नरगसियत में मुब्तला कर दिया, फ़ोन ने, गैजेट्स ने ख़ास तौर पे इसने। मिसाल के तौर पर AI, तो लोगों ने कहा कि AI जो है ये अब ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुतबादल है, अब तो क्या हो जाएगा। अब आप मसलन चैट GPT से बात करनी शुरू कर दें, वो आपसे इत्तेफाक करना शुरू कर देगा कि तुमसे अच्छा, तुमसे बड़ा दानिश्वरी कोई नहीं। वो कोई भी बात करे, आप उससे इख्तिलाफ करके देखें, अगर आप लोगों ने नहीं किया, आप उसके मुखालिफ ओपिनियन दें कि मेरा ख्याल है तो ये है, वो कहेगा हाँ आपका ज़ाविया नज़र अब मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब आप कहेंगे कि यार इन्होंने इतनी तारीफ़ की थी कि AI इतना ज़बरदस्त टूल है, मैं इससे भी बेहतर हूँ। इसी तरह से हर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई बिहेवियर पर असरअंदाज हो रही है। यहाँ पर वो दिखाया जाता है जिसे हम आर्टिफिशियल लाइफ कहते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड। लोग उस फैंटेसी वर्ल्ड में जीने के लिए, चंद सेकंड्स के लिए लाइमलाइट में आने के लिए जीते हैं, नतीजतन वो असल ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और फिर वो उस बीमारियों की तरफ चले जाते हैं जिन्हें आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, मगर सीधा सा बात है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और सादा लफ्ज़ों में पागलपन है।
ओके, और इस पागलपन पागलपन से का बचना जरूरी बिल्कुल या तो इलाज करें या फिर इससे बच जाएं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब। और बड़े खूबसूरत मशवरे होते हैं उनके, या तो सींग फंसाने की कैपेसिटी पैदा कीजिए और उनके साथ सींग फंसाइए उनको। और इतना अगर आपके पास फालतू वक्त भी है तभी सींग फंसाइए। एग्जैक्टली, और अगर नहीं है तो फिर अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे लोगों की तरबियत करना, उनको समझाना, अगर आप समझा सकते हैं तो ज़रूर ये बीड़ा उठा लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सितारे क्या कहते हैं और जो हालिया जंग थी उसके तनाजुर में होने वाले मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब रहेंगे, सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। और बात हो जाए सितारों की चमक की, सितारों की गर्दिश और कायनात के वुसअत ने इंसान को हमेशा अपने शहर में जकड़े रखा है। इससे पहले कि ये हफ्ता आपका कैसा गुजरने जा रहा है, हॉरोस्कोप के हवाले से स्टार्स क्या कह रहे हैं, ज़रा जंग की सूरत हाल जान लेते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल बने हुए हैं और वो आज कोई और बात करते हैं, कल कुछ और करते हैं, जिसकी वजह से जंग के साए जो हैं, बादल जो हैं, मुसलसल इस खित्ते पे मंडला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सब जानने के लिए उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम। वेलकम टू शो कहेंगे उनसा आपको। और आप ही से जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिस तरह से वो बयानात कुछ और देते हैं और चाहते वो कुछ और हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंग की सी सूरत हाल पैदा की उन्होंने और अब मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहे हैं। दूसरा दौर है, इसको कामयाबी से हमकनार होता हुआ देख रही हैं इस तरह के मुतनाज़ बयानात के बावजूद। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कार्ड है वो किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फिर यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है कि वो इस मामले को अब रफा दफा करने के उनके ख्यालात भी हैं। और इस वक्त उनका माइंडसेट वैसे तो देखें तो पॉजिटिव है, मतलब अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जब भी वो बोलते हैं उनके बोलने में या उनके जो बयानात होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है और बग़ैर सोचे समझे भी बोल देते हैं। तो शायद उनकी ये पर्सनालिटी का भी हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा सा वायरल होना चाहते हैं, इन होना चाहते हैं न्यूज़ वगैरह में ना। तो अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात जो है ना आगे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पाकिस्तान में इसका रोल बहुत अच्छा होगा और दुनिया भर में जो पाकिस्तान का जो किरदार है उनसा इसी हफ्ते आपको ये मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं या इसमें कुछ वक्त लग सकता है? इस हफ्ते तो नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि हाँ, इस वक्त इस हफ्ते जो है वो बातचीत चलती रहेगी या फिर कोई ना कोई ऐसे एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, लेकिन इस हफ्ते रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक में, यानी कि 2 हफ्ते के दरमियान, इन 15 डेज़ में ये मामला जो है वो रिजॉल्व होने की शक्ल अख्तियार करेगा। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये भी बताइएगा सितारे पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया इस वक्त मान रही है, लेकिन इस जंग के तनाजुर में पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता हुआ देखती हैं, पाकिस्तान किस हद तक कामयाबी हासिल कर पाएगा और फिर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं? देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के लिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो स्टेबिलिटी को शो करता है, मैच्योरिटी को शो करता है कि पाकिस्तान का किरदार इस वक्त लोग बहुत उससे खुश हैं। लोग मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो अथॉरिटी और पावर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं और सबकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर इस वक्त हैं और ट्रस्ट जो लेवल है वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इस नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो किरदार है वो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ और बहुत बैलेंस होके नज़र आ रहा है कि आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे। सो ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंस नज़र आ रही है पाकिस्तान की कि जो सुपर पावर्स अमेरिका हो गया और सब जो हैं, मुझे लगता है कि आना जाना और इकोनॉमी और ये बिजनेस वाइज और पॉलिटिकल वाइज जो है पाकिस्तान जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर इस वक्त खड़ा हुआ है। इस पोजीशन के पाकिस्तानी अवाम को भी सम्राट पहुंचते देख रही हैं आप? उसका फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत को भी अल्टीमेटली होगा या सिर्फ तारीफ़ और हमारी तरफ सारों की तवज्जो रहेगी, इसी पे इक्तफ़ा करना होगा?
जी यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आम आवाम को तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। 1% भी फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा, न इकोनॉमी वाइज मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। बस एक तवज्जो रहेगी, एक जो है वो लोग हाँ ये है कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान पे, एक अमन का हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा किरदार होगा पीस में, तो उस लेवल पे तो होगा, लेकिन आम आवाम को इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये भी बताएगा उनसा, जिस तरह से इंडिया हमेशा से मूवीज़ के थ्रू अपनी बढ़तरी साबित करता है, तो इस बार वो इन मुज़ाकरात में अपना कोई किरदार तो अदा करते हुए नज़र नहीं आए हैं सालसी के अंदर, तो क्या मूवी कोई आती हुई नज़र आ रही है उनकी जिसके अंदर वो मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों टीम्स को लेकर बैठे हों, दोनों फ्री कैन को और डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की जो है वो आपस में मीटिंग करवा रहे हों? मोदी, तो अभी आपका धुरंधर 2 देख के या बॉर्डर 2 देख के दिल नहीं भरा? नहीं, अब मैं एक और स्पेक्ट कर रही हूँ। मूवीज तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई मूवी बन रही है, उस पे काम होना शुरू हो गया है, हो रहे होंगे। हाँ, जिस पे मुज़ाकरात है, क्योंकि इससे मोदी का जो किरदार है वो भी यहाँ पे कोई खास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मोदी भी इस वक्त कंफ्यूज ही है कि मतलब वो चाह तो रहा है कि कोई ना कोई उसको भी रोल या कोई ना कोई किरदार उसको बिल्कुल सही है उनका, हमारे पास रोल है उनके लिए कि वो चाय की थाली लेकर, साइड रोल है उनके लिए, और चाय की थाली लेकर आए मुज़ाकरात की टेबल पर, उनको जचता भी है चाय पेश करना, तो हमारे पास उनके पास बहुत अच्छा रोल है। अब आ जाते हैं हम अपने सितारों की जानिब, और हमारे नाजरीन देखने वाले जो हैं इस वक्त बैठे हुए इंतजार में हैं कि एरीज से स्टार्ट करें हम, और बताएं तमाम सितारों का, तमाम सितारों का हाल। ठीक है, एरीज वालों के लिए जो कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो एरीज वाले इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, इनके साथ सोशल एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, मीटिंग्स नज़र आ रही है, अपना प्रोफेशनल, अपना करियर वाइज उनका अच्छा टाइम शुरू होगा। उसमें जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सकती है, बिजनेस जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई ट्रेडिंग हो सकती है फॉरेन करेंसी का, या कोई स्टॉक एक्सचेंज, इस टाइप का कोई ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, तो ये काम जो है मुनासिब रहेगा एरीज वालों के लिए। और सोशली काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अपने प्रोफेशन में कोई काम करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई खुशखबरी आ सकती है, बच्चे औलाद से रिलेटेड कोई खुशखबरी आ सकती है, शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, और नौकरी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जेमिनाई वालों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो थोड़े बहुत कामों में डिलेज आ सकते हैं जेमिनाई वालों के, लेकिन ये है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम आपका ब्लॉक हो रहा है, रुक रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर आप आगे कोशिश करते रहें। फिर कैंसर की बात करते हैं, कैंसर वालों के लिए खुशियों का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, तो ये हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कोई ना कोई कामयाबी, कोई अचीवमेंट लेकर आ रहा है। और ये मैरिज का कार्ड भी होता है, तो शादी के टाइम काम भी आपके अच्छी तरीके से सरअंजाम देंगे। फिर उसके बाद लियो का कार्ड है, चैरियट का, जो ट्रैवल को भी शो करता है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ये हफ्ता काफ़ी हैक्टिक रहेगा, बहुत मसरूफ़ रहेगा लियो वालों के लिए। कोई बहुत बड़े बड़े काम आपसे अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन उसमें कामयाबी भी आपको मिलेगी। बिल्कुल सही। तो चैलेंजेस किस तरह के हो सकते हैं लियो के लिए? चैलेंजेस इस तरह के चैलेंजेस स्पेशली देखिए, फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं, कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई चैलेंजेस हो सकता है, वर्क रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, या मैरिज रिलेटेड। उन्होंने खुद भी पंगेबाजी की होगी, उसका भी जवाबी वार हो सकता है ना, ये भी तो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब किस तरह के ट्रैवल्स हो सकते हैं? डोमेस्टिक फ्लाइट हो सकती है, किस तरह के ट्रैवल? नहीं, फिलहाल मुझे इंटरनेशनल तो नहीं लग रहा, काम से रिलेटेड ही कोई लोकल भी कर रहे हैं तो बड़ी बात है। ट्रैवल ही, हाँ, लोकल ट्रैवल ही हो सकता है। फिलहाल वो इंटरनेशनली थोड़े कंफ्यूज हैं, अनसर्टन से हैं। फिर वर्गो की बात करते हैं, ये हेरोफेंट का कार्ड है, तो वर्गो वाले जो हैं यहाँ पे कमिटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कोई उनको मिल सकता है। मैरिज के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है कि काम में बरकत, तो ये काम में बरकत होगी, का भी है, शादी। दिन रख लें फिर। हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बात कर रही हैं हम साहब, परेशान ना हो।
हाँ, नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई है ऑब्वियसली उनके लिए, और जिनकी पहली शादी नाकाम हुई है वो दूसरी शादी की तरफ भी जा सकते हैं। और जिनका ब्लेसिंग्स का एक्सपीरियंस कार्ड पहले का है। बहुत अच्छा रहा हो वो भी तो सोच सकते हैं। वो भी तो सोच सकते हैं, बिल्कुल सही है। नहीं, वो दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो एक ही काफी है उनके लिए। काम में बरकत हो सकती है, दुआएं कबूल हो सकती हैं, कुछ ऐसी विशेस हैं जो आप जिनके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अच्छा, एक चीज ये भी बताएगा उनसा कि अगर कोई चीज गुम गई हो विर्गो वालों की तो उसको ढूंढने के लिए क्या किया जाए, वो मशवरा दे दें। ढूंढने के लिए आई थिंक किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं या किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है बादाम खाएं ताकि भूला ना जाए। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया। हाँ, लेकिन जो चीज गुम हो गई सो हो गई ना, अब उसको तलाश करना है किसी तरीके से, तो किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। लिब्रा की बात करते हैं, लिब्रा वालों के लिए भी हैप्पीनेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपको कोई जमीन जायदाद मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम है। और जो है उनको कोई कामयाबी जैसे जॉब में, बिजनेस में कोई अचीवमेंट मिल सकती है। और पैसा आता हुआ लग रहा है लिब्रा वालों के पास, खूब पैसा इस हफ्ते, कोई लॉटरी वगैरह भी उनकी निकल सकती है। फिर ये शादी का कार्ड भी है, जिन लोगों के शादी के मसाइल हैं तो शादी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो वालों के लिए थोड़ा सा जैसे हैंगमैन एनर्जी है कि इस हफ्ते काम शायद आपके थोड़े डिले हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, शादी में रुकावट आ रही है, बिजनेस में रुकावट आ रही है, कोई काम ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं तो उसमें रुकावट आ सकती है। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, सेहत आपकी थोड़ी डाउन हो सकती है। सेजिटेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे उनके लिए भी कोई गुड न्यूज़ है, कोई खुशखबरी है सेजिटेरियस वालों के लिए, स्पेशली जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई आपके पास कोई खबर आने वाली है। और जैसे जॉब इंटरव्यू आप दे सकते हैं, जॉब मिल सकती है आपको, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप आपको ऑफर आ सकती है। नेक्स्ट आवर्स पे आ जाइएगा। कैप्रिकॉन के लिए अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा तो बी पेशेंस, सब्र करें और आपका काम हो जाएगा डिले के बाद। एक्वेरियस की बात करते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में कंफ्यूजन्स आ जाएंगे। स्पाइसेस के लिए यहाँ पे इमोशनल जॉय है, खुशी कोई मिलेगी, फैमिली से या बच्चों से रिलेटेड कोई आपको खुशी, हैप्पीनेस मिल सकती है। घर में हो सकता है आप रेनोवेशन करें या घर चेंज कर सकते हैं या किसी ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो स्टार मुकम्मल हो गए। बहुत शुक्रिया, उनसा के साथ मौजूद थी, तमाम सितारों का अहवाल हमें बताया। और अभी बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम ने कल सेंचुरी मुकम्मल की है और अगर हम बाबर आजम की फॉर्म की बात करें तो बड़े अरसे के बाद बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं। और बाबर आजम का सदका भी दिया गया था कि उन्हें नज़र ना लगे और वो अपनी फॉर्म बरकरार रख पाएँ। तो PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी ने, जिस हम बता रहे हैं कि बाबर आजम ने सेंचुरी की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से हरा दिया। तो कुछ झलकियाँ देखते हैं उनके कारकर्दगी, मैच कैसा रहा? अच्छा, बाबर आजम से जुनैद आपको भी बहुत सारे शिकवे शिकायतें थी, देखा आपने फिर सदके का कितना फायदा होता है? बिल्कुल इसका फायदा है। और तो मतलब हमारे किसी भी प्लेयर की अगर फॉर्म खराब होती है तो हम उसका सदका दे दें, मतलब बकरे तैयार रखने चाहिए इनके सदके देने के लिए, उसके बाद फॉर्म में वापस आ जाए। नाज़रीन, आपने देखी कारकर्दगी बाबर आजम, जिनके चाहने वाले बहुत से हैं और बड़े अरसे से वो दुआएं कर रहे थे, सदके दिए जा रहे थे। फाइनली उसका असर हम देख रहे हैं, उनकी कारकर्दगी, सेंचुरी उन्होंने की है और ना सिर्फ सेंचुरी की है बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से हराया भैया। बिल्कुल जी, और ये बात अच्छी लगती है हमें बाबर की कि वो फॉर्म में वापस आते हैं, फॉर्म से निकलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और हैरानकुन कदम सामने आया है, जहां मेटा अपने बानी जो हैं उनके CEO मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने AI क्लोन बनाने की तैयारी कर ली है। और ये डिजिटल जो अवतार है ना सिर्फ ज़करबर्ग जैसा दिखाई देगा बल्कि मुलाजमीन से बराह रास्त गुफ्तगू और रहनुमाई भी
उनकी करेगा। मतलब अगर मार्क ज़करबर्ग मौजूद नहीं होंगे तो उनका क्लोन जो होगा वो वहाँ पर मीटिंग रूम में मौजूद होगा उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। बिल्कुल, और ये इनोवेशन है जिसमें तेज़ी से हम देख रहे हैं कि जिद्दत आ रही है, तब्दीली आ रही है। कंपनी एक ऐसे AI अवतार पर काम कर रही है जिससे ज़करबर्ग की असल आवाज़, लहजा भी वैसा होगा, अंदाज़े गुफ्तगू, बॉडी लैंग्वेज, और इसकी ट्रेनिंग इसे दी जा रही है अभी। इसका मकसद ये है कि कंपनी के मुलाजमीन चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ज़करबर्ग के साथ वर्चुअल अंदाज में रायब्ते में रह सकें और उनसे कनेक्टिविटी उनकी बनी रहे। बिल्कुल जी, अब प्रोग्राम का वक्त भी कहा है, बहुत सारी खबरें हमने आपको दी, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।